Assalamu alaikum. Dear students, in this video we are going to discuss short essay. जब हम शॉर्ट essay की बात करते हैं तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के अंदर हमें शॉर्ट essay 40 मार्क्स का, क्योंकि अभी FPSC ने अपना पैटर्न चेंज किया है, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर हमें 40 मार्क्स का शॉर्ट essay आ रहा है, ठीक है। और वैसे भी किसी भी एग्जाम के अंदर शॉर्ट essay 20 to 40 मार्क्स का शॉर्ट essay पूछ लिया जाता है। इससे पहले कि हम शॉर्ट एसे डिस्कस करें, मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहूंगी कि हमने लॉन्ग एसे में क्या पढ़ा था। किसी भी एसे के 3 पार्ट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। तो एसे लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, उसमें ये तीनों हिस्से शामिल होते हैं, यानी इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन आर इसेंशियल पार्ट्स ऑफ एनी एसे, बी इट लॉन्ग और शॉर्ट। अच्छा, जब हम लॉन्ग और शॉर्ट एसे की बात करते हैं तो आपने एक चीज देखी होगी, मैं जो आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग जिस पैटर्न पे करवाऊंगी, और हमने पहले ग्लोबल विलेज लर्निंग टू लिव टुगेदर डिस्कस भी किया है। मैं एसे को कुछ पैरामीटर्स पे लेके जाती हूँ, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ। सो हम इन 6 पैरामीटर्स के ऊपर अपने एसे को डिस्कस करते हैं और फिर अपने एसे को लिखते हैं। अब ये जो मैंने आपको एलिमेंट्स बताए कि जी हम हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ को देखते हैं, अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये ऐसे डिवाइड होते हैं कि आपके इंट्रोडक्शन के 3 पार्ट्स होते हैं, अटेंशन कैचर, थीसिस स्टेटमेंट एंड प्रीव्यू। सो अटेंशन कैचर इज एन एक्स्ट्रा पार्ट। इट इज वेरी गुड इफ यू आर राइटिंग एन अटेंशन कैचर, बट इवन इफ यू आर नॉट राइटिंग इट डाउन, दैट इज टोटली फाइन। मेरे अपने उस्ताद और हम सब प्रोफेसर रजी आबदी साहब को जानते हैं। रजी आबदी साहब ये कहते हैं कि ऐसे जो है वो डायरेक्ट थीसिस स्टेटमेंट से शुरू करना चाहिए। अगर आप अटेंशन कैचर देते हैं, दैट इज वेरी गुड, बट इफ यू डोंट वांट टू राइट एन अटेंशन कैचर और यू डू नॉट हैव समथिंग दैट यू कैन पुट under the heading or under the label of attention catcher, that is totally fine. You can simply start your essay with thesis statement. तो thesis statement में 2 चीजें थी। मैंने आपसे कहा था who is your key term, किसकी आप बात कर रहे हैं। So global village is global village, it's not globalization. You should be very clear about the term, key term about which you are talking. So हमारे पास who stands for the key term and what stands for thesis statement. तो ये who और what का जो mixture है, इन दोनों को मिला के हमारे सामने थीसिस स्टेटमेंट आती है। जरूरी नहीं कि हमेशा थीसिस स्टेटमेंट में आपने अपनी की टर्म को डिफाइन करना है, लेकिन अगर आप डिफाइन करते हैं तो ये अच्छी बात है। वाटर क्राइसिस कह देने से मुझे समझ नहीं आई कि वाटर क्राइसिस से आपकी मुराद शॉर्टेज ऑफ वाटर है या मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज है। यू हैव टू क्लैरिफाई दैट कि आप किस चीज की बात कर रहे हैं। सो हमें थीसिस स्टेटमेंट जो है, हम इंट्रोडक्शन के 3 पार्ट्स रखते हैं, अटेंशन कैचर, थीसिस स्टेटमेंट और प्रीव्यू। हम जब ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात करते हैं तो हम हु और व्हाट से ब्रेनस्टॉर्मिंग को शुरू करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एसे की बॉडी आती है। सो जब हम एसे की बॉडी की बात करते हैं तो एक है, हर प्रॉब्लम कहीं ना कहीं से इवॉल्व हुई होती है। अगर मैं भी वाटर क्राइसिस की बात करूं और हम हिस्ट्री में देखें तो वाटर क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर डेवलप होता है पार्टीशन के टाइम पे, जब रिवर्स तो पाकिस्तान के हिस्से में आते हैं मगर हेडवर्क्स जो है वो इंडिया में चले जाते हैं। सो अगर मैंने पाकिस्तान में डेवलपमेंट ऑफ वाटर क्राइसिस की बात करनी हो, सो आई हैव टू गो बैक टू 14 अगस्त 1947 या उससे पीछे जाऊं तो मुझे रेड क्रॉस कमीशन पे जाना पड़ेगा, जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात हो रही है। सो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं डेवलप हो रही होती है, आइडिया कहीं पे इवॉल्व हो रहा होता है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन राइट्स, तो मुझे अब ये मेरी नॉलेज के ऊपर है कि मुझे ह्यूमन राइट्स का कितना पता है। क्या मैं नेचुरल राइट्स पे जाती हूँ, क्या मैं ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया पे जाती हूँ, या मैं ह्यूमन राइट्स की बात करते हुए 1948 के डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के ऊपर जाती हूँ। दैट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ नॉलेज दैट आई हैव। हम एवोल्यूशन ऑफ अ की टर्म की या जिस भी आइडिया की बात करें, एवोल्यूशन ऑफ एन आइडिया, उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास वॉर ऑन टेरर है तो वॉर ऑन टेरर जो है वो 9/11 के बाद लड़ी गई। सो 9/11 के फौरन बाद जो हमारे पास अगला दिन है, उस दिन वेज की गई है वॉर ऑन टेरर। सो हमारे पास उसकी भी एक डेवलपमेंट है कि ये इंसिडेंट्स जो है वो कैसे डेवलप हुए। उससे पीछे जाए तो हम जाके जीनोफोबिया की बात भी कर सकते हैं, हम जाके फ्रेंच रेवोल्यूशन में टेरर के इस्तेमाल की बात कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन टॉक अबाउट, बट एवरी प्रॉब्लम develops over a period of time and every idea has evolved. तो हम बॉडी के अंदर जिस चीज की बात करते हैं, 2 एलिमेंट्स जो बड़े इंपॉर्टेंट है वो है when and where. when से मुराद है कि कब ये मसला शुरू हुआ। तो ह्यूमन
ह्यूमन राइट्स की जब हम बात करते हैं रूट्स की, तो दैट इज नेचुरल राइट्स। नेचुरल राइट्स वहीं से चले आ रहे हैं जहां से मजहब चला आ रहा है, क्योंकि पहले ह्यूमन राइट्स की शक्ल ये थी कि इंसानों को कुछ राइट्स अल्लाह ताला की तरफ से दिए गए हैं। सो ये डिवाइन राइट्स होते हैं जो कि हर इंसान का हक होते हैं। सो हम नेचुरल राइट्स पे जा सकते हैं, ठीक है। सो हमारे पास व्हेन एंड वेयर जो है, इसको अक्सर डिस्कस करते हुए हम ये देखते हैं कि मुआशरे का ऑरिजिन क्या था, क्योंकि हम वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन में पढ़ते हैं, इसलिए अगर हमें सिविलाइज सोसाइटी के अंदर उसकी हिस्ट्री को ट्रेस करना हो तो हम चले जाते हैं ग्रीक सोसाइटी के अंदर। सो हमारे पास ग्रीक सोसाइटी से मिसाल निकलती है। जैसे हम एजुकेशन की बात करें तो हम ग्रीक सोसाइटी में जाएंगे, हम ह्यूमन राइट्स जाके देख सकते हैं ग्रीक सोसाइटी में, जेंडर रोल को देख सकते हैं ग्रीक सोसाइटी के अंदर, डेमोक्रेसी को देख सकते हैं ग्रीक सोसाइटी के अंदर। लेकिन इसके साथ ही हमारे पास एक और सिस्टम भी है जिसके थ्रू हम अपनी नॉलेज को देख सकते हैं, हम किसी आइडिया को देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टोन एज। सो हम स्टोन एज से या हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी से, इस तरह जार्गन का फर्क है, हम इन दोनों के थ्रू हम अपने एस्से की जो बैकग्राउंड है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं कि जिस आइडिया की हम बात कर रहे हैं ये आइडिया कहाँ से डेवलप हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पूरी हिस्ट्री खोल के बैठ जाना है। अगर आप हिस्ट्री में बहुत ज्यादा चले जाएंगे, योर एस्से विल बिकम इनकोहेरेंट। तो हमें इनकोहेरेंट नहीं करना, हमें सिर्फ रेलेवेंट चीज की बात करनी है। लेकिन हमें उस रेलेवेंट चीज की बात करते हुए क्या करना है कि हमें कोई 300 से 500 वर्ड्स का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चाहिए। अगर हम लिटरेरी एस्से कर रहे होते तो हमारा जो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था ये 1000 वर्ड्स का भी हो सकता था, इवन 1500 वर्ड्स का भी हो सकता था, क्योंकि वो आइडिया ग्रेजुअली डेवलप हुआ होता, ठीक है। और बहुत सारे रिफ्लेक्टिव एसेज जो हैं उनकी मिसालें जो होती हैं वो पास्ट में से होती हैं। सो अगर हम बात कर रहे थे गोल्ड रस्ट व्हाट शैल आयरन डू, तो हमें हिस्ट्री में से मिसालें देनी थी। हमारे पास कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल भी होगी, लेकिन हमारे पास ज्यादा मिसालें पास्ट में से होंगी, तो हमारे एस्से का एक बहुत बड़ा चंक जो होता है वो पास्ट में चला जाता है। सो हम व्हेन एंड वेयर की बात करते हैं जो कि हमारे एस्से की बॉडी का एक पार्ट है। एंड इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू इन द लेक्चर ऑफ आउटलाइन कि जो एस्से की बॉडी होती है उसके अगेंस्ट हम बनाते हैं आउटलाइन। सो उस आउटलाइन में एवोल्यूशन ऑफ एन आइडिया होता है, डेवलपमेंट ऑफ अ प्रॉब्लम होती है, जो कि व्हेन एंड वेयर को डिस्क्राइब करता है। वेयर आपके नेशनल एस्से के अंदर पाकिस्तान होता है, इंटरनेशनल एस्से के अंदर वो एक इंटरनेशनल सोसाइटी होती है, और लिटरेरी एस्से के अंदर ह्यूमन सोसाइटी है जिसका नेशनल और इंटरनेशनल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, दिस इज बियॉन्ड बॉर्डर। सो हम वेयर के अंदर इन तीनों में से किसी भी एक की बात कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनल एस्से कर रहे हो तो पाकिस्तान को आपकी केस स्टडी होना चाहिए उस एस्से के अंदर। जैसे आप कहते हैं जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, आप बात करें ग्लोबली, पाकिस्तान वुड बी एन एसेंशियल पार्ट ऑफ दैट एस्से, कि उसके अंदर आप बताएंगे कि कैसे जेंडर इक्वालिटी पाकिस्तान के अंदर एक मिथ है और कैसे इसको रियलिटी बनाने की एक जरूरत है। उसके बाद आपकी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो है कि कॉजेस का। सो हमारे पास एक ट्रेडिशनल एक टिपिकल एस्से जो होता है, प्रॉब्लम एस्से जो होता है, जिसको आर्गुमेंटेटिव एस्से भी कहते हैं और एनालिटिकल एस्से भी कहते हैं, उन एस्सेस के अंदर हमारे पास कॉज और सोल्यूशन आता है, ठीक है। बाज़ औक़ात वो कॉज और सोल्यूशन दोनों मांगता है। सो हमारे सामने ये ट्रेंड है, हायर एजुकेशन, इल्स एंड रेमेडीज, डेमोक्रेसी, होप्स एंड हर्डल्स, ठीक है। सो वो हमें कॉजेज और सोल्यूशन दोनों दे रहा होता है। हम क्या करते हैं कि कॉज को वाई में प्लेस करते हैं और सोल्यूशन को हाउ में प्लेस करते हैं। सो अगर वो हमसे ये दोनों चीजें डिमांड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि हमने जितनी प्रॉब्लम्स देनी है उतने ही सोल्यूशंस देने हैं। लेकिन अगर वो हमसे दोनों डिमांड नहीं करता, वो हमें कहता है कि सॉल्यूशंस टू ग्लोबल वार्मिंग, इस एस्से के अंदर हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस थोड़ा सा इसलिए करेंगे क्योंकि पहले हम प्रॉब्लम्स बताएंगे थोड़ी सी और फिर ज्यादा सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे, ठीक है। अगर वो हमें कहता है प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, तो हम प्रॉब्लम्स पे ज्यादा फोकस करेंगे, सॉल्यूशन थोड़े देंगे। मतलब अगर हमने वैसे हजार वर्ड्स के दोनों देने थे, तो उसने अगर हमसे प्रॉब्लम्स मांगी है तो हमारे सॉल्यूशन जो है वो 500 वर्ड्स के हो जाएंगे, प्रॉब्लम 1500 की हो जाएगी। अगर उसने हमसे सॉल्यूशन मांग लिया तो हमारी कॉजेस अगर उसने हमसे सॉल्यूशंस मांग लिए तो हमारी कॉजेस जो है वो 500 वर्ड्स की होगी और 1500 वर्ड्स का हमारा सॉल्यूशन वाला पोर्शन होगा, ठीक है। सो हमारे पास किसी भी नॉर्मल एस्से के अंदर एवोल्यूशन ऑफ एन आइडिया होता है, उसकी कॉजेस होती हैं, उसके सॉल्यूशंस होते हैं, और इसके अगेंस्ट जो हम ब्रेनस्टॉर्मिंग में पढ़ते हैं वो है व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ। एंड देन द लास्ट पार्ट ऑफ एनी एस्से इज कंक्लूजन।
कंक्लूजन में या तो हम सम अप करते हैं प्रॉब्लम को या फिर हम एक प्रिडिक्शन करते हैं एक अच्छे सोसाइटी की, और बाज़ हम ये दोनों काम करते हैं। और एक अच्छा कंक्लूजन जो होता है उसको भी हम एक अटेंशन कैचर के ऊपर एंड कर देते हैं जो कि है कोटेशन, बट दैट इज ऑप्शनल। ठीक है, इवन प्रिडिक्शन एंड कोटेशन बोथ आर ऑप्शन, लेकिन जब हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं तो मैं उसको मैंडेटरी इसलिए समझती हूँ दैट यू हैव टू गिव मी अ ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड दैट हैज सॉल्व्ड दैट प्रॉब्लम। सो जब वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, इरेडिकेट होगी, तो आप मुझे उसकी एक पॉजिटिव पिक्चर देंगे ताकि मैं समझ सकूं कि आपने इस मसले से निकाल के मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। Now this is a traditional essay जिसमें इंट्रोडक्शन है, बॉडी है, कंक्लूजन है। अब अगर हम लॉन्ग एसे से शॉर्ट एसे की तरफ जाएं तो शॉर्ट एसे के अंदर भी हमारे पास इंट्रोडक्शन है, बॉडी है, कंक्लूजन है, लेकिन वो एलिमेंट्स जो कि हम ब्रेनस्टॉर्मिंग में पहले डिस्कस कर रहे थे अब वो रिड्यूस हो गए हैं। रिड्यूस कैसे हुए हैं कि इंट्रोडक्शन में हु नहीं है, यू डोंट हैव टू डिस्क्राइब एनीथिंग, एंड इफ यू आर गोइंग टू डिस्क्राइब समथिंग तो आप मुझे डिस्क्राइब करके देंगे इसेंशियल या नॉन इसेंशियल इंफॉर्मेशन के तौर पे। सो लेट्स से आपने डेमोक्रेसी की बात करनी है, सो आपका शॉर्ट एसे है डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी डू नॉट गो टुगेदर। सो आप लिखते हैं कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल cannot function adequately or properly, whatever adverb that you want to use, if the electorate is illiterate. ठीक है, सो आपने ये जो दो कॉमास के दरमियान में जो इंफॉर्मेशन दी है इसको जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर तो मैंने ये कोटेशन जो है उसको लिख दिया, ठीक है। सो ये दो कॉमास के अंदर मैंने कोटेशन दी है, वो द सेम, इट इज द सेम क्लीशे कोड जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। सो मैंने इस कोटेशन को यूज किया डिफाइन करने के लिए डेमोक्रेसी को। सो जब आप शॉर्ट एसे कर रहे होते हैं यू आर नॉट गोइंग टू डिफाइन द की टर्म इन वन सेंटेंस बिकॉज यू डोंट हैव दैट मार्जिन, you can't even define your key term in one paragraph। बाज़ हमें पैराग्राफ भी तो देना पड़ जाता है ना, हम किसी ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जिसमें डिटेल ज्यादा है, लेट्स से मैं नेशनलिज्म को डिफाइन कर रही हूँ, सो मुझे पूरा पैराग्राफ देना पड़ेगा। We have less space, तो हम लेस स्पेस में ज्यादा जगह देते हैं आर्ग्यूमेंट्स को और कम जगह देते हैं डिस्क्रिप्शन को। सो मैंने डेफिनेशन को लिमिट कर दिया नॉन इसेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर। ये चीज हम अपनी प्रेसी वाली क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसेंशियल और नॉन इसेंशियल इंफॉर्मेशन को कैसे दिया जाता है। सो मैंने दो कॉमर्स के अंदर नॉन इसेंशियल इंफॉर्मेशन बना के डेफिनेशन को इनकॉर्पोरेट कर दिया है। सो इंट्रोडक्शन में यू डू नॉट हैव टू गिव इलैबोरेट डेफिनेशंस ऑफ एवरीथिंग, आप उसको बहुत प्रिसाइज कर देंगे। अगर डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप एक लाइन की डेफिनेशन देंगे। राइटिंग को याद रखिएगा, राइटिंग बहुत पर्सनल होती है, इट्स वेरी सब्जेक्टिव, इट्स योर एसे, you have to decide how you are going to write it. It's just like your dressing, it's your wardrobe. आप डिसाइड करते हैं आपने किसके साथ किसको पेयर करना है। हम जो ऑनलुकर्स होते हैं हम उसका आखिरी इम्पैक्ट देखते हैं, तो हो सकता है कि मुझे कलरफुल सूट ना पसंद हो लेकिन आप उसको पेयर ऐसे करें कि वो अच्छा लग रहा हो और वो एक जॉय लेकर आए और एक एटमॉस्फेयर को चेंज कर दे मीटिंग की, दैट इज पॉसिबल। और हो सकता है कि हमें बहुत ही ब्लूइश और ग्रेइश किस्म के पैंट कोट पसंद हो लेकिन आपने उसको ऐसी टाई के साथ पेयर किया हो कि उसका एक इम्पैक्ट ही खत्म हो जाए। इन द सेम वे आपका जो एसे है इट्स योर ओन स्टाइल, इट्स योर ओन नैरेटिव, यू हैव टू राइट इट इन योर ओन वे जिसमें वो सेंस बनाए, जिसमें वो कोहेरेंट हो, जिसमें वो कन्विंसिंग हो। वी कैन चेंज the value that we have associated or the word count that we have associated with different parts of the essay, that is not going to change the quality of the final product that you are going to make। और जो बहुत important बात है वो ये है कि आप और मैं और हम सब, let's say हम 100 लोग हैं और हम एक ही टॉपिक के ऊपर एक essay लिखने लगे हैं, हम 100 लोग 100 तरीकों का essay लिख सकते हैं, 100 different essay लिख सकते हैं और हम सब पास हो सकते हैं। ऐसे एक ऐसा राइटिंग पीस है जो कि आपकी पर्सनालिटी को डिपिक्ट करता है।
आपकी अंडरस्टैंडिंग को, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को, आपकी के फोकस्ड होने को, आपके कोहेरेंट होने को, आपके डायडेक्टिक होने को, हर चीज को आपका ऐसे डिपिक्ट करता है। आपको लगता है कि डेफिनेशन देनी चाहिए, आप एक लाइन की डेफिनेशन दे दें, दैट्स टोटली फाइन, ठीक है। जगह कम है, आप उसको नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन में एडजस्ट कर दें, ठीक है। आपको फील होता है कि आपको उसने ऐसा ऐसे दिया है, लेट्स से यहाँ पे मैंने टॉपिक लिखा है ग्लोबल वार्मिंग मिथ और रियलिटी, आपको लगता है भाई ग्लोबल वार्मिंग इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इसको समझाने की जरूरत नहीं है, तो आपने कुछ भी नहीं लिखा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, आपने लिखा कि भाई ग्लोबल वार्मिंग इज अ रियलिटी बट सम क्लेम दैट इट इज अ मिथ, ठीक है। सो आपने कहीं भी डेफिनेशन मेंशन नहीं की, दैट इज टोटली फाइन। और आपको फील होता है जैसे कि टॉपिक है मैन वाज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स, नाउ यू फील दैट यू हैव टू डिफाइन कि ये बोर्न फ्री क्या है और ये चेन्स क्या है। तो आपका ये वाला जो एसे है, इसके अंदर जब आप डेफिनेशंस दे रहे होंगे तो आपका एक पैराग्राफ तो डिफाइन करने पे निकल जाएगा कि इस स्टेटमेंट से मुराद क्या है। सो आप डिफाइन करेंगे और आर्ग्यू करेंगे, ठीक है। सो ये टॉपिक टू टॉपिक वेरी भी हो सकता है कि आपने किस तरह की स्टेटमेंट आपको आई है और उस पर आप किस तरह का ऐसे लिखने वाले हैं। बहरहाल क्योंकि हम तैयार करें, सो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दीज डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एस्से राइटिंग। सो इंट्रोडक्शन में आपने व्हाट से शुरू करना है और व्हाट है आपकी थीसिस स्टेटमेंट। So you have to give me thesis statement directly कि आपकी thesis statement क्या है। अगर आप चाहें तो एक short attention catcher दे सकते हैं। Short से मुराद ये है कि जब हमने रसल का ऐसे देखा Ideas that have helped mankind, उसमें उसने कुछ 6 सवाल किए हुए थे। इंट्रोडक्शन शुरू होता है, उसने कहा कि क्या मुराद है, किन आइडियाज ने हेल्प किया, तो पहले ये डिसाइड करते हैं कि हेल्प करने से मुराद क्या है। सो उसने वो 6 सवाल लिखे और फिर 6 पैराग्राफ लिखे उन 6 सवालों के ऊपर, और फिर उसने हमें कहा कि जिन आइडियाज ने इंसान की मदद की है उनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। अगर हम शॉर्ट ऐसे कर रहे होते तो उस पूरे इंट्रोडक्शन को, उन 6 सवालों को और उन 6 पैराग्राफ्स को हम काट देते और हम शॉर्ट ऐसे डायरेक्टली शुरू करते कि जिन आइडियाज ने इंसान को हेल्प आउट किया है वो 2 तरह के हैं। हम वो आइडियाज बताते और फिर हम उस बहस में चले जाते कि वो आइडियाज क्या हैं, ठीक है। सो जब हम बॉडी में जाते हैं अपने एस्से की, तो ये वाला पार्ट जो यहाँ पे था, एवोल्यूशन ऑफ एन आइडिया और डेवलपमेंट ऑफ अ प्रॉब्लम, इसको हम चेंज करते हैं। ये चेंज भी नहीं करते, सॉरी, एक्चुअली हम इसको डिलीट कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये वाला जो सेक्शन है ये लॉन्ग एस्से में होता है, लेकिन ये शॉर्ट एस्से में नहीं है। सो शॉर्ट एस्से में हमने डायरेक्टली जाना है व्हाई पे या हाउ पे, दोनों पे नहीं, या व्हाई होगा या हाउ होगा, ठीक है। अब ये व्हाई और हाउ कैसे होगा, या तो वो आपसे किसी चीज की प्रॉब्लम्स पूछेगा, क्या है कॉजेस क्या है, या वो आपसे उस चीज का सॉल्यूशन पूछेगा, दोनों में से एक चीज पूछेगा। हाँ, अब अगर कल को आप पेपर देने जा रहे हैं, पेपर उसने ऐसे सेट किया हो कि वो आपसे दोनों डिमांड कर दे, तो फिर इसका मतलब है कि बहुत जो इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं और जो उन कॉजेज के इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस हैं आप सिर्फ उतने लिखेंगे। लेकिन यूजुअली डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर ऐसा टॉपिक नहीं दिया जाता जिसमें कॉजेज और सॉल्यूशंस दोनों आते हो। वो आपको एक डायरेक्शन देता है और उसी डायरेक्शन के अंदर आपने अपने एस्से को लेके चलना होता है। सो व्हाई और हाउ में से कोई एक चीज होती है जो वो आपसे पूछता है, आप उसी पे फोकस करते हैं। उसने आपसे कॉजेज मांगे हैं तो आपने कॉजेज ही लिखे हैं, लेकिन जब आप कॉजेज वाले एस्से के सॉल्यूशन को नहीं मेंशन कर रहे और आप व्हाई से सीधा गए हैं कंक्लूजन के अंदर, अब क्या होगा? अगर हम सिर्फ कॉजेज को देखें तो इसका मतलब तो ये है कि आपका एस्से जो है वो तो बहुत ग्लूमी हो गया, पेसिमिस्टिक हो गया। तो हम तो शुरू से बात कर रहे थे कि एस्से को पेसिमिस्टिक नहीं होना चाहिए, ग्लूमी नहीं होना चाहिए, आपका एस्से ग्लूमी हो गया। अब हम उसे फिक्स कैसे करेंगे? उसको फिक्स करने का तरीका यह है कि जब हम कंक्लूजन में जाएंगे, we will draw the attention of the reader towards the fact कि इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, इन कॉजेज को एड्रेस करने के लिए इंटरनेशनली या नेशनली बहुत सारा काम किया जा रहा है, और जिसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं। सो 2 जुमले 3 जुमले हमने इस बात पे लिखे कि इनको कर्टेल करने के लिए काम हो रहा है, इस मसले को सॉर्ट आउट करने के लिए कोशिश की जा रही है। हमने ये बात की और फिर हमने कंक्लूजन निकाला कि अगर इनका सॉल्यूशन जो है, इनके जो एड्रेस किया जा रहा है, ये एड्रेस हो जाती हैं तो इंसानियत जो है वो एक बेहतर फ्यूचर की तरफ चली जाएगी, ठीक है। आप हिंट देते हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश
की जा रही है, और जब ये सॉल्व हो जाएगी तो दुनिया जो है वो एक बेहतर जगह होगी जिंदगी गुजारने के लिए। फर्ज करें कि उसने आपसे कॉजेज नहीं पूछी और उसने आपसे पूछे सॉल्यूशंस, और आप सॉल्यूशन से डायरेक्ट गए हैं कंक्लूजन के ऊपर। नाउ यू अंडरस्टैंड दिस बेटर देन माय ओन सेल्फ कि अगर आपने किसी चीज के सॉल्यूशंस दिए हैं तो इसका मतलब है कि आपने उस चीज को रिजॉल्व कर दिया। जब आपने रिजॉल्व कर दिया है तो आपको वो ट्रांजिशनल लाइंस भी नहीं चाहिए जो कि आपके रीडर को कंपनसेट करें कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है और हर मसले का कोई सोल्यूशन है। तो आपको जो चीज यहाँ पे सोल्यूशन से डायरेक्ट जाके देनी है वो एक प्रेडिक्शन है कि एक बेहतर जिंदगी जो है वो हासिल की जा सकती है, एक बेहतर दुनिया बन सकती है अगर इन चीजों को सॉल्व किया जा रहा है और इनको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है तो दुनिया एक बेहतर जगह होगी। कंक्लूजन में से शॉर्ट एसे के अंदर एक एलिमेंट मिस होता है। जब हम लॉन्ग एसे की बात करते हैं ना उसे सम अप भी करना होता है। लॉन्ग एसे के अंदर आउटलाइन भी होती है। आउटलाइन क्यों होती है? You are supposed to write 3000 words on one topic. अब मुझे वो 3000 वर्ड से आप चलाएंगे कैसे? Where is the road map? जो आप मुझे वो रोड मैप देंगे कि भाई मैंने यहाँ पे ये बात की है, सो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने कितने आइडियाज दिए? थ्रू द आउटलाइन। तो शॉर्ट एसे के अंदर जो हमने चीज माइनस करनी है वो है आउटलाइन। यू आर नॉट सपोज टू मेक एन आउटलाइन। अगर वो आपसे सेपरेटली डिमांड कर ले कि मेक एन आउटलाइन एंड राइट एन एसे, तो आप आउटलाइन देंगे, लेकिन वैसे आपको आउटलाइन बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये, आपको फील होता है कि भाई आपने आउटलाइन बना दिया, आप आउटलाइन बना लें, लेकिन आप ये मत सोचें कि आउटलाइन की वजह से आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे। दूसरी बात ये कि लॉन्ग एसे के अंदर जब हम कंक्लूजन कर रहे थे तो हम सम अप भी कर रहे थे, लेकिन हम सम अप इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमारा एसे बहुत लंबा था, तो हमें एक ब्रीफ समरी सी देनी थी 2-4 लाइनों की, जिसमें हम बता रहे थे कि इस एसे में हमने ये सब कुछ डिस्कस किया या इन प्रॉब्लम से हम इन सॉल्यूशंस पे पहुंचे और ये मेरी प्रेडिक्शन है। शॉर्ट एसे के अंदर यू आर नॉट सपोज्ड टू सम अप द एसे। सम अप कैसे करेंगे? छोटा सा तो एसे था, आपने उसको सम अप करना ही नहीं है। दूसरी बात है कि यू आर सपोज्ड टू मेक अ प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन करना बहुत जरूरी है क्योंकि हमने या तो अपनी प्रॉब्लम को डेवलप किया, डेवलप करके हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये बहुत बड़ा मसला है, ग्लोबल वार्मिंग, अब हम सब खत्म हो जाएंगे। वी कैन मेक दैट प्रेडिक्शन। हमें प्रेडिक्शन ये करनी है कि इस मसले को भी हल कर लिया जाएगा, इस मसले को भी ओवरकम कर लिया जाएगा। सो हमारी जो प्रेडिक्शन होगी दैट इज गोइंग टू बी वेरी 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 पॉजिटिव। ठीक है, अगर आपके पास कोटेशन है तो आप ऐड कर सकते हैं, कोटेशन नहीं भी है तो दैट इज टोटली फाइन। लेकिन जो दो चीजें आपने अपने इंट्रोडक्शन में से शॉर्ट एसे में से निकालनी है, अटेंशन कैचर आप दे रहे हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं देना चाहते इवन दैट इज फाइन, यू कैन क्रॉस अटेंशन कैचर। देयर इज नो नीड टू गिव प्रीव्यू। प्रीव्यू इज अ ब्रीफ समरी। तो 1000 वर्ड्स का एसे तो वैसे ही बहुत छोटा है, उसमें आपने क्या प्रीव्यू देना है? दिस एसे इज गोइंग टू डिस्कस कॉजेस, इफेक्ट्स एंड सॉल्यूशन, या दिस एसे इज गोइंग टू डिस्कस हाउ द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग हैज डेवलप्ड ओवर द सेंचुरीज, or how there is a controversy between two school of thoughts that one of which accepts global warming and the other one denies global warming. You don't have to give that preview. So preview जो है that is not a part of your short essay. इसी तरह आपके short essay के अंदर आप sum up भी नहीं करते और आप quotation नहीं है आपके पास है तो अच्छी बात है, quotation पे end कर दे। Conclusion बहुत सारे students का unimpressive होता है। आपको पहले ही पता है कि आपने essay देना है, आपके पास इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर, आपके पास नेशनल इश्यूज के ऊपर और ह्यूमन सोसाइटी के ऊपर पॉजिटिव जो कोटेशन है वो पहले से होनी चाहिए। अगर आपके पास है तो ठीक है, बट दिस इज नॉट कंपल्सरी कि आपने लाजमी देनी है। और आपके ऐसे में से माइनस है आउटलाइन। जब हम इन एलिमेंट्स को निकाल देते हैं तो आपका ऐसे ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गया। आपने थीसिस स्टेटमेंट देनी है, आपने कॉजेस या सॉल्यूशंस बताने हैं और आपने प्रिडिक्ट करना है कि आपका जो एसे है उसकी जो प्रॉब्लम है वो कहां से कहां गई। सो ये ऑलरेडी एसे जो है वो आपका रिड्यूस हो गया लेंथ के अंदर। अब जब वैसे हम बात करते हैं शॉर्ट एसे की तो एक छोटे एसे के अंदर 5 पैराग्राफ्स होते हैं, बट ये दिस इज नॉट अ रूल के 5 पैराग्राफ्स होंगे, देयर कुड बी 8 पैराग्राफ्स दैट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द पैराग्राफ दैट यू आर गोइंग टू मेक। सो वो हो सकता है कि 8 पैराग्राफ्स हो। मैंने जो ये एफपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का इम्तहान पास किया था ग्रेड 18 का, सो मैं भी डिस्क्रिप्टिव पेपर में पेयर हुई थी, लेकिन वो डिस्क्रिप्टिव पेपर था 100 मार्क्स का इंग्लिश का। 40 मार्क्स का हमारा एसे था
और बाकी जो पेपर था उसमें प्रेसी, कॉम्प्रीहेंशन, ट्रांसलेशन, ईडियम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, करेक्शन, एवरीथिंग वाज देयर। अब वो जो 40 मार्क्स का इम्तहान था उसके अंदर जो हमें एस्से पूछा गया था वो थोड़ा सा लिटरेरी था। सो हमने लिटरेरी एस्से करना था। अब मैंने उस एस्से के अंदर आउटलाइन नहीं बनाई थी, ठीक है, मैंने एस्से को शुरू किया था, प्रॉब्लम डेवलप जरूर की थी, लेकिन मैं अटेंशन कैचर में से सिर्फ क्वेश्चन दे पाई थी और वो भी एक दो सवाल थे which were very important pertaining to education. The topic was about curriculum and education, something like that. I don't exactly remember the topic now. अच्छा, मैंने उसको मैं उस अटेंशन कैचर को अटेंशन कैचर एज सच इसलिए काउंट नहीं करूंगी क्योंकि जब हम लॉग एस्से की बात करते हैं तो हम अटेंशन कैचर को इलैबोरेट भी कर रहे होते हैं। सो इतना इलैबोरेटिव नहीं था, सिर्फ मैंने उसको डायरेक्ट दो तीन सवाल करके शुरू किया और मैंने एस्से लिख दिया था। सो आई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन दैट एग्जाम और फर्स्ट पोजीशन मेरी ऑल पाकिस्तान थी। क्योंकि मैं इस वजह से नहीं कि बिकॉज आई एम अ टीचर, टीचर्स भी होते हैं, टीचर्स ऑल्सो गेट फ्लंक, देयर इज नथिंग एबनॉर्मल अबाउट इट। किसी चीज़ को पढ़ाना और किसी चीज़ को पढ़ना आर टोटली डिफरेंट थिंग्स। हाँ, टीचर्स लर्न ज़रूर करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो हमेशा अगर उस इम्तिहान को जाकर खुद भी करें तो पास हो सकते हैं। मैं अगर उस एस्से में के पेपर में और उसको क्लियर कर सकी हूँ तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझती हूँ कि उसकी वजह ये नहीं थी कि मैं एक टीचर हूँ, उसकी वजह ये थी कि मैं एक राइटर हूँ। सो मैंने हमेशा लिखा है, ये वो आदत है जो हमारे घर में बचपन से हमारे अबू ने हम बहन भाइयों को दी कि जब भी कोई चीज़ पढ़ी है बेटा लिख लो, बेटा लिख लो। सो उस वक्त तो अच्छा नहीं लगता था, अबू का ये कहना भी अच्छा नहीं लगता था और अबू भी अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो रियलाइज हुआ कि वो जो चीज़ हम पे फोर्स की जाती थी वो कितनी बड़ी नेमत थी, कितनी बड़ी स्किल थी, जो एक बहुत अर्ली एज के अंदर मतलब मैट्रिक तक मेरी आदत बन गई थी कि जो पढ़ना है वो लिखना है, जो पढ़ना है वो लिखना है और पॉइंट्स बना के पढ़ना है। अब जब मैं मैट्रिक के बाद आगे निकली हूँ तो मुझे ये पता है कि मेरी वो जो स्किल थी वो मुझे हमेशा हर पॉइंट में हेल्प आउट करती रही है, ठीक है। सो वही स्किल अब जब मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ तो मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बताती हूँ कि जो चीज़ पढ़ी है उसकी आउटलाइन बनाएं, जो चीज़ पढ़ी है उसको समराइज करें। ये वो दो चीज़ें जिनसे आप अपना एक्सप्रेशन डेवलप करते हैं, अपनी नॉलेज को रिटेन करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। पेपर में यू आर गोइंग टू रिप्रोड्यूस इट एज इट इज, ठीक है। सो ये प्रैक्टिस जब आपने की होगी तो लॉन्ग एस्से आए, शॉर्ट एस्से आए, इवन मैं लिखते हुए पेपर में ये नहीं सोच रही थी कि ये शॉर्ट एस्से है, आई वाज जस्ट राइटिंग एन एस्से। तो मैं बस एस्से लिख रही थी और मेरे जहन में ये था कि ये 40 नंबर इसके हैं और मैंने 60 नंबर का बाकी पेपर भी करना है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि 2 घंटे हो गए थे जब मैं अपना एस्से लिख के फ्री हुई थी, क्योंकि मुझे अभी 1 साल पहले की बात है और 1.5 साल पहले की बात है, क्योंकि लास्ट ईयर तो मेरा रिजल्ट आया था दिसंबर में। सो मैं जब लिख के फारिग हुई थी तो मुझे रियलाइज हुआ कि वो 2 घंटे गुजर गए हैं और फिर मैंने 1 घंटे के अंदर अपना बाकी सारा पेपर कवर किया था, क्योंकि वो राइटिंग प्रैक्टिस है, बात है आप ज़रा स्लो भी हो जाता है। और मेरे एस्से एक्चुअली इट बिकेम क्वाइट लॉन्ग, लीगल शीट थी और मुझे याद है कि कोई 7 सफ़े हो गए थे, तो 7 साइड्स पेज की। तो वो उस वक्त हमारे में वर्ड लिमिट नहीं थी कि ये कितने वर्ड्स का लिखना है, लेकिन आई वॉज फेमिलियर विद द टॉपिक और एजुकेशन से रिलेटेड था, मेरा एरिया था और मेरी पसंद का टॉपिक था। सो आई वॉज कहीं ना कहीं आई गॉट कैरिड अवे और वो ज़्यादा लंबा हो गया। लेकिन पॉइंट ये है कि प्रैक्टिस, आप लॉन्ग एस्से करें, आप शॉर्ट एस्से करें, ये इस बात का सवाल नहीं है कि आपको एलिमेंट्स पता है या नहीं पता, दिस इज मोर अबाउट योर प्रैक्टिस। आप जितनी एफर्ट डालेंगे ये उतना ही अच्छा होगा। आपके लिए एक अच्छी बात ये हुई है कि अब शॉर्ट एस्से जो है वो सिर्फ लिटरेरी नहीं है। पहले जब हम देखते हैं पर्टिकुलरली बलूचिस्तान के अंदर जब डिस्क्रिप्टिव पेपर आ रहा होता था और इवन उनका जो प्रोविंशियल सर्विसेज का इम्तहान है उसके अंदर भी लिटरेरी टॉपिक्स बहुत थे। सो मैन वाज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स, पॉलिटिक्स नॉट इकोनॉमी इज द सॉल्यूशन। तो इस तरह के ना टॉपिक्स बहुत ज़्यादा आते थे। अब एक हट की चीज़ ये हुई है कि हर जगह के ऊपर जहाँ पे एस्से उन्होंने शामिल किया है वहाँ पे साथ ही प्रॉब्लम एस्सेज जो है वो शामिल कर दिए हैं। सो हमें डिस्क्रिप्टिव का सिलेबस जो सामने नजर आता है और जिस तरह के सवाल नजर आते हैं, अभी रिसेंटली एक पेपर हुआ था उसमें वॉर ऑन टेरर पे भी आया, ग्लोबल वार्मिंग पे भी आया, कोई जेंडर पे भी सवाल पूछ लेते हैं, डेमोक्रेसी और एजुकेशन पे पूछ लेते हैं। सो ये वही एरियाज हैं जो कि ऑलरेडी हम एस्से के अंदर कवर करते हैं। सो लिटरेरी एस्से के लिए तो आपने वो कुछ खास एक डायरेक्शन है जो लिटरेरी एस्से की होती है उसको तैयार करना है, लेकिन अब शॉर्ट एस्से में आपको फायदा ये है कि उसमें प्रॉब्लम एस्से पूछे जा रहे हैं।
सो जब आपको प्रॉब्लम ऐसे दिया जा रहा है, आपको सिर्फ कट शॉर्ट करना है अपने आइडियाज को। कट शॉर्ट करने से क्या मुराद है कि आपको ऐसे आता है ग्लोबल वार्मिंग, मिथ और रियलिटी। अब आपने बताया कि हमारे पास दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, एक कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग मिथ है और दूसरा कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग रियलिटी है। आपकी थीसिस स्टेटमेंट बताएगी कि इन दोनों में एक टसल पाई जाती है, क्योंकि वो जो ओपोनेंट्स हैं ग्लोबल वार्मिंग के, दे डोंट रिकॉग्नाइज दिस आइडिया, और जो प्रोपोनेंट्स हैं वो कहते हैं कि दिस इज अ रियलिटी। आप क्या करते हैं, आपको पता है कि आपने एग्री करना है इस प्रॉब्लम के साथ, आप पहले उनको लाते हैं जो कहते हैं कि ये मिथ है, आप उस पर्सपेक्टिव को काउंटर करते हैं इस एंटीथीसिस के साथ उन लोगों का जिक्र करके जो कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग एक रियलिटी है। और जब आप कंक्लूड करते हैं तो आप एक साइड लेते हैं कि भाई ये रियलिटी है, और ये रियलिटी क्यों है, और अगर इन टाइम एक्शन नहीं लिया गया तो ये रियलिटी हमें डेवस्टेट कर सकती है। ठीक है, सो हमारे पास शॉर्ट एस्से में मार्जिन ज्यादा होता है बहस करने का, आर्ग्यू करने का। वी डोंट हैव टू बीट अबाउट द बुश। हमारे पास एक वर्ड काउंट लंबा चौड़ा नहीं है जिसे हमने फिल करना है। आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन इजीली, मतलब आप इंट्रोडक्शन वो जो आपकी थीसिस स्टेटमेंट है, या दैट इज गोइंग टू बी अ शॉर्ट पैराग्राफ, तो वही आपकी स्टेटमेंट 50 60 70 वर्ड्स, आप अच्छे राइटर हैं तो 100 वर्ड्स ले जाएंगे। आपका कंक्लूजन इज डेफिनेटली गोइंग टू बी 100 वर्ड्स। 200 लफ्ज तो आपके ऐसे निकल जाते हैं। वो जो 800 वर्ड्स बचे उसी में आपने प्रॉब्लम को सम अप करना है। और यूजुअली क्योंकि सारे बच्चे सीएसएस की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपके पास नॉलेज अच्छा खासा होता है और उसको अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। अब ये ना हो कि आपके जहन में 10 कॉजेज है तो आप कहें कि 10 की 10 लिखनी है। आप जो कॉजेज देंगे वो होंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट होंगी उन्हें आप छोड़ देंगे। आप कहेंगे नहीं भाई जब टाइम ही नहीं है तो उनको क्या डिस्कस करना है, या फिर लीस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज को आप एक ही पैराग्राफ के अंदर उन 4-5 कॉजेज को इकट्ठा कर देंगे और एक लेंथ जिन्हें डिस्कस करेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। तो शॉर्ट एस्से में आपकी चॉइस ज्यादा मैटर करेगी कि आप किस चीज को इंपॉर्टेंट समझते हैं और किसको कम इंपॉर्टेंट समझते हैं। ठीक है, इसमें आप क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन का भी मसला नहीं होता, मोस्ट इंपॉर्टेंट से लीस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ जाए, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन लिखना है, आउटलाइन में भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, और शॉर्ट एस्से की प्रैक्टिस करनी है। बाकी जितना आपके पास मटेरियल है दैट इज ओके, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर शॉर्ट एस्से आप उसी मटेरियल को यूज कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको एक चीज दे सकती हूँ, वो आपकी शॉर्ट एस्से की फाइल है जो कि इसी आपके लेक्चर के नीचे मैंने अपलोड की हुई है। उस फाइल के अंदर मैंने कुछ ट्रेडिशनल जो हमारे पास प्योर एस्से होता था, उसमें बेकन का एस्से है, आई थिंक वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है हाउ टू रीड अ बुक, वो वाली फाइल भी उसमें शामिल है। एक मैंने खुद लिखना शुरू किया था फीडिंग द हंग्री बिलियंस, वो पूरा नहीं हुआ था लेकिन क्योंकि मैंने लिख लिया था तो मैंने उसमें शामिल कर दिया कि चलो जो भी जितना भी कर लिया वो आपकी नॉलेज का एक पार्ट बन सकता है, क्योंकि पॉवर्टी के ऊपर अक्सर सवाल आ जाता है। ठीक है, और उसमें डिसिप्लिन जो है उसकी भी 4 टाइप्स लिखी है, बड़ा डायरेक्ट एस्से होता है। बेकन के एस्से जो है वो शॉर्ट एस्सेज हैं। ठीक है, अब बेकन का जो शॉर्ट एस्से है वो 1000 वर्ड्स तक नहीं जाता, ड्यूरेंट का जो शॉर्ट एस्से है वो 1500-2000 को क्रॉस कर जाता है। सो हम इसमें नहीं जा रहे कि किसने शॉर्ट एस्से लिखा नहीं लिखा, वो किसी इम्तिहान में बैठ के नहीं लिख रहे थे, लेकिन रसल का जो एस्से है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, दैट इज अ लॉन्ग एस्से। ड्यूरेंट का जो एस्से है ऑन मॉरल्स एंड रिलीजन, दैट इज अ शॉर्ट एस्से। ऑन पॉलिटिक्स इज अ शॉर्ट एस्से। एंड आई वांटेड टू शेयर अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विद यू। यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ये किताब लगी हुई है, अ सिलेक्शन ऑफ मॉडर्न इंग्लिश एसेज फॉर बीए स्टूडेंट्स, कारवान बुक हाउस लाहौर। ये कारवान वालों की किताब है, और इस किताब के अंदर तकरीबन 20 एसेज जो हैं वो शेयर किए गए हैं। बैचलर्स लेवल के ऊपर जो भी आपको एसे की किताब लगी हुई है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी में लगी हुई है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ी हूँ, मेरा बैचलर्स मास्टर्स और एमफिल गवर्नमेंट कॉलेज का है। हमारे जो जीसी में पढ़ाई जाती थी बुक, उसमें कुछ ऐसे इसमें से थे, कुछ और थे। सो वो हमारी मैंने बीएससी किया हुआ है, सो बीएससी में भी एक ऐसी ही किताब थी एसेस की और प्रोज की, लेकिन उसके एसेस थोड़े से डिफरेंट भी थे। सो आप कोई भी बीए की किताब उठाएं, एसे की किताब किसी भी यूनिवर्सिटी की जो आपको किताब लगी हुई है, अगर आपको ये मिल जाती है तो बहुत अच्छा है। आप उस किताब को उठाएं और आप उस किताब के एसेस को पढ़ें। इसमें आपको शॉर्ट एस्से खासतौर पे बहुत अच्छे मिल जाते हैं। इसमें डिस्क्रिप्टिव एस्से भी है,
इसमें नैरेटिव ऐसे भी, नैरेटिव ऐसे वो होता है जो आई से चल रहा होता है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव ऐसे वो है जिसमें आप किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं। कैरेक्टर्स भी है, बाजू का हम खाका जो होता है, खाका भी लिखते हैं किसी का। आयरॉनिक एंड ह्यूमरस ऐसे भी है, आपको आयरॉनिक एंड ह्यूमरस ऐसे नहीं दिया जाता, लेकिन ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है। इसमें होस्ट एंड गेस्ट है, जो कि मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा इंकरेज करती हूँ कि होस्ट एंड गेस्ट पढ़ें, क्योंकि हम एक हॉस्पिटेबल नेशन है। सो हम हॉस्पिटैलिटी में यकीन रखते हैं, लेकिन अगर हमें कहा जाए कि हॉस्पिटैलिटी पे या होस्ट होने में कैसे लिखें, तो हम नहीं लिख सकते। बहुत अच्छा ऐसे है होस्ट एंड गेस्ट, ये ऐसे आप पढ़ना चाहें तो जरूर पढ़ें। और सीरियस ऐसे इसमें दिए हुए 13 से लेके 20 तक। ये जो 8 एसेज हैं ये बहुत अच्छे हैं। इसमें टॉलरेंस है जो कि मैंने आपके सिलेबस में शामिल किया हुआ है। ऑन सेइंग प्लीज है, ये आपकी कर्टसी में आ जाता है। टू अर्न इज ह्यूमन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप देखें तो आपको समझ आए कि इंसान को इंसान क्या बनाता है और मशीन में और इंसान में क्या फर्क है। गॉसिप है, गॉसिप इज इररिलेवेंट, आपको पता है ऐसे टॉपिक्स नहीं आते। साइंस एंड वैल्यूज है रसल का, विच इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सुपर है इसमें, सुपर आई थिंक इट शुड बी सपर, बार बार इसमें सुपर लिखा हुआ है, आई डोंट हैव टाइम टू गो थ्रू द कंटेंट कि ये कौन सा है। दिस इज एनोनिमस फ्रॉम सम पुलिसमैन एंड अ मॉरल। सो ये ऐसे भी छोड़ दें। द विटामिन्स है जिसमें लिखा हुआ है कि विटामिन्स की वैल्यू क्या है, वो आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है साइंस एंड वैल्यूज, टू आर इज ह्यूमन एंड टॉलरेंस। दीज 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट एसेज जो कि आपको देखने चाहिए। आई विल ट्राई कि मैं इस किताब को स्कैन करके अपनी वेबसाइट पे रख दूं, ताकि अगर आप